हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का डिकोड बायोलॉजी विद सौम्या में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो चलिए आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने टोटल 21 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था और बोला था कि ये होमवर्क है और आप कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर कमेंट करेंगे। तो चलिए आज हम उसी क्वेश्चन से अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उस दिन जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने ये जो 19 वाला क्वेश्चन था, द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज, इसका मैंने बोला था आपको इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ 70s। सो आप इसका राइट आंसर ए मार्क कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन से शुरू करना है। अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, फर्स्ट ऑप्शन है 2 लीनियर डीएनए स्ट्रैंड्स एंड हिस्टोन्स। सेकेंड ऑप्शन इज सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स, chromosomes inside the nucleus, and the last option is nucleoli and centrioles। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अब प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो क्या कंटेन करता है, लीनियर डीएनए स्ट्रैंड हिस्टोन के साथ, या सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड हिस्टोन के बिना, या क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, या सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियोलस। तो हम सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, एग्जाम्पल में कंसीडर करते हैं। और हम सब ने पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी में हमने भर भर के पढ़ा है कि सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और उसमें हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लीजिएगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। डेस्मोसोम इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, जो डेस्मोसोम है ये किसका मॉडिफिकेशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर सी है हमारा गोल्जी बॉडीज़, और लास्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स। तो हम सभी जानते हैं कि डेस्मोसोम किसका मॉडिफाइड रूप कह सकते हो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विद, डेस्मोसोम किससे एसोसिएटेड है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेल डिवीजन, नंबर 2 एनिमल सेल एडिशन, प्लांट सेल एडिशन, या बैक्टीरियल एडिशन। तो हम सभी जानते हैं कि सेल डिवीजन में डेस्मोसोम का कोई रोल है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनिमल सेल एडिशन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। प्लांट सेल एडिशन में इसका कोई रोल नहीं है, बैक्टीरियल एडिशन में कोई रोल नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा एनिमल सेल एडिशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। वेट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इज़ डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। वेट अ मिनट, इसके साइज़ को हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। नाउ इट्स ओके। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। थर्ड ऑप्शन इज़ मैमेलियन, इरिथ्रोसाइट एंड लास्ट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। द डिक्टम ओमनिस सेलुला ई सेलुला दैट मीन्स सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज गिवन बाय। तो ये जो एक स्टेटमेंट हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला दैट मीन्स ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कह रहा है कि ये किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी दी थी आर वर्चो ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग, क्रेब्स, लुइस पास्चर, ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स में तो आंसर मैंने टिक मार्क किया है, बल्कि आगे जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं उसमें आंसर्स मार्क नहीं है। तो आप 5 सेकंड देख करके क्वेश्चन और ख़ुद आंसर बताने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप राइट आंसर देख लीजिए। तो इस तरीके से आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपके इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप खुद कर पा रहे हो। तो आपको एक आइडिया मिलेगा। यही सही तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और आपको जिसमें डाउट हो रहा है, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इन दैट। आप फर्दर डिस्कशन को देखिए और सही आंसर टिक मार्क करने के बाद उसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो अगर वो क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। फर्स्ट यूकैरियोट्स वर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फर्स्ट यूकैरियोट्स थे वो कौन थे। मोनेरेंस थे, प्रोटिस्टेंस थे, प्रोटोजोन्स थे या साइनो बैक्टीरिया थे। तो जो फर्स्ट यूकैरियोट्स थे वो क्या थे, प्रोटिस्टेंस थे। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम इंक्लूड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स। सेकेंड ऑप्शन है डीएनए बट नो हिस्टोन्स। थर्ड ऑप्शन है हिस्टोन्स बट नो डीएनए, नो डीएनए नो हिस्टोन्स। तो आप एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज़ करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम ऐसा नहीं पढ़ते कि डीएनए होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको तो आप सबसे पहले कट कर दोगे। हिस्टोन्स बट नो डीएनए है ना, नो डीएनए जैसी बात ही हम नहीं करते हैं। तो दो ऑप्शन बचता है, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स, और दूसरा ऑप्शन बचता है डीएनए बट नो हिस्टोन्स। तो हिस्टोन हम सभी जानते हैं पैकेजिंग प्रोटीन होता है जो डीएनए को पैकेज करने में हेल्प करते हैं। तो आप ये समझो कि यहाँ पर डीएनए तो होता है बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आप हमेशा याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, डीएनए तो होगा बट कोई हिस्टोन कंटेन नहीं करता। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज़। तो फर्स्ट है डीएनए कह रहे हैं, आरएनए, प्रोटीन एंड वाटर। तो मोस्ट अबंडेंट आप ये कह सकते हो कि जहाँ कहा जा रहा है जिसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा हमारे बॉडी में। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है ना, वाटर का जो
कंटेंट होता है या अमाउंट होता है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड में भी हम देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है, ब्लड कंटेन करता है। और वो ब्लड क्या करता है, एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम वर्क करता है, जो मोस्ट ऑफ द चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, ऑक्सीजन भी ब्लड के जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें बाइंड होकर के ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में, जिसके थ्रू क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल सेल का कौन सा है, सेल है, सॉरी वाटर है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वाटर इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अब कह रहे हैं कि सेल थ्योरी में एक्सेप्शन क्या है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है प्रोटिस्ट्स, सी है वायरस और डी है प्रोटोजोन्स। तो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और आपको नहीं पता हो तो आपको भी पता चल जाएगा कि जो वायरस होते हैं ना, वायरस को हम क्या बोलते हैं, वायरस को हम बोलते हैं इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो वायरस होते हैं ना, उनके अंदर जो कह सकते हो आप जो फीचर्स होते हैं वो लिविंग के भी होते हैं और नॉन लिविंग के भी होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब इनको हम लिविंग सेल के कांटेक्ट में रख देते हैं तो ये वैसा बिहेव करने लगते हैं, लिविंग जैसा बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने लगते हैं। और जब इनको अगर हम लिविंग सेल के कांटेक्ट में ना रख के केवल इनको अकेला रख दें तो एज अ क्रिस्टल बिहेव करते हैं, और क्या ये डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन यही है सेल थ्योरी का, क्योंकि सेल थ्योरी में स्लाइडन और शॉन ने जो सेल थ्योरी दी थी उसमें ये बताया था कि ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, तो वायरस उस एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है कि ये जब लिविंग सेल के कांटेक्ट में रहेगा तभी ये मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज़ ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, है ना। और अपनी कह सकते हो आप कि अपनी संख्या को बढ़ाएगा नहीं। तो एक तरीके से एक्सेप्शन इसको हम मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज, तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर टिक मार्क नहीं किया है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए और आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे ही, तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, आप उसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन अभी आप क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी आ रहा है तो आप एक रफली गेस मार सकते हो, और उसके बाद आप देखिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, नाउ इट्स ओके, थोड़ा मैंने जूम कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज, सेल थ्योरी के फाउंडर कौन थे। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर की हिंट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही दे दी थी आपको। तो सेल थ्योरी के जो फाउंडर थे वो कौन है, वो है स्लाइडेन एंड श्वान। एक बॉटनिस्ट थे और दूसरे जूलॉजिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, और इन दोनों ने मिल करके एक थ्योरी दी थी जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं, जिसमें दो स्टेटमेंट बताई गई कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब सेल से मिलके बने हुए हैं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बोला कि जितने भी सेल फॉर्म हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो कहीं से टपक पड़ रहे हैं या अपने आप फॉर्म हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, दैट मीन्स ऐसे सेल्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये उन्हीं के डिवीजन से फॉर्म होते हैं, उन्हीं के डिवीजन से बनते हैं। तो टेक्निकली ये हमारी सेल थ्योरी थी, और सेल थ्योरी दी किसने थी, स्लाइडेन एंड शॉन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विच साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि सेल थ्योरी को फाइनल टच कौन से टाइम साइंटिस्ट ने दिया। तो मैंने जो भी आपको बताया वो तो क्या था, सेल थ्योरी। और फिर फाइनल टच की बात करें हम कि किसने दिया, तो रुडोल्फ वर्चो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इसको फाइनल टच दिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि सेल थ्योरी के बारे में, स्लाइडन एंड श्वान, तो फाइनल टच का मतलब क्या हुआ। फाइनल टच दैट मीन्स इन्होंने बताया, जो जूलॉजिस्ट थे स्लाइडन एंड श्वान ने केवल इतना बताया था कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ना वो सब सेल से ही बने होते हैं, लेकिन जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से फॉर्म होते हैं। ये किसने बोला था, ये रुडोल्फ वर्चो ने बोला था। तो सेल थ्योरी स्लाइडन और श्वान को कहा जाता है कि सेल थ्योरी उन्होंने दी थी, लेकिन फाइनल टच किसने दिया था, तो आप बोलोगे रुडोल्फ वर्चो, क्योंकि उन्होंने जो मेन बात थी उसको ऐड किया था सेल थ्योरी में। ठीक है, तो फाइनल टच का मतलब यह हुआ कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये जो स्टेटमेंट ऐड हुई थी वो रुडोल्फ वर्चो ने दी थी और ये सेल थ्योरी में स्टेटमेंट ऐड हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुडोल्फ वर्चो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन। कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट होते हैं भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। हैविंग क्रोमोसोम्स, having 9+2 fibrillar structure in their flagella, and the last option is their DNA protein association। तो आप ये समझिए DNA प्रोटीन एसोसिएशन एज इट इज़ रहता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। 9+2 अरेंजमेंट होती है फ्लैजला में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजला हो और चाहे वो यूकैरियोट्स का फ्लैजला हो। ठीक है, हैविंग क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम दोनों में होते हैं क्योंकि दोनों में DNA होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब क्या होता है, क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, नहीं तो वो क्रोमैटिन के फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो क्रोमोसोम भी ऑब्वियस सी बात हो गई। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आपने क्या देखा हो, वेट अ मिनट मैं ऐसे बना देती हूँ रफली डायग्राम। आपने देखा होगा कि मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि क्रोमैटिन जो होता है, या आप कह सकते हो DNA, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। यहाँ पर कोई डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और इसी रीजन को ना हम पता है क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक, न्यूक्लियोइड का होता है वही रीजन होता है जहाँ पर DNA प्रेजेंट होता है। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किस में एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन और न्यूक्लियोइड एंड इट। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोइड होता है ना, अभी हमने जो डिस्कस किया न्यूक्लियोइड, ठीक है, उसके पास क्या, वो क्या कंटेन करता है, इसमें क्या होता है, डज नॉट डिवाइड बाई रेगुलर माइटोसिस, हैज़ अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, अभी मैंने बताया। समटाइम्स हैज़ अ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। ठीक, डज नॉट डिवाइड बाई रेगुलर माइटोसिस, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं जो सर्कुलर ये DNA होता है, ये तो मेन DNA और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसके साथ हम अपने क्या करते हैं, जो डिज़ायर्ड जीन होते हैं उनको हम बाइंड कर देते हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि माइटोसिस नहीं होता है इसमें, बिल्कुल माइटोसिस इसमें होता है। हैज़ वन ट्रू क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, एक ट्रू क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक ट्रू क्रोमोसोम होता है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सच्चा वाला क्रोमोसोम होता है। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम है लेकिन
डिवाइड नहीं कर रहा है या उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आप ये बोलोगे इट हैज़ 1 ट्रू क्रोमोसोम। ओके, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ मैच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट हैज़ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एक मैच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट का क्या टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो मैच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट है उसका क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल होता है भाई, या प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, या फिर नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक सेल। तो आप ये कहोगे कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ना प्रोकैरियोटिक होता है और ना ही यूकैरियोटिक होता है, क्योंकि आप पढ़ोगे, हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो है वो न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है ना, प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बस ऐसे ही है ना, डीएनए पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि जो मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें जो है न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन इस इनिशियली देखा जाए तो वो उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको ना ही प्रोकैरियोट बोलोगे ना ही यूकैरियोट बोलोगे। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट बोलोगे तो पहले न्यूक्लियस था फिर बाद में गायब हो गया, और अगर आप यूकैरियोट बोलोगे है ना, तो यूकैरियोट में मतलब प्रॉपरली न्यूक्लियस था लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, वो गायब हो गया। तो आप ये बोलोगे कि ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है, नॉट कम्प्लीटली प्रोकैरियोटिक एंड नॉट कम्प्लीटली यूकैरियोटिक। नेक्स्ट आ जाइए, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाई। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म सेपरेटेड होते हैं तो सिंगल मेम्ब्रेन से, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन से, 3 लेयर्ड से, या फिर मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। तो आई होप आपने गेस तो कर ही लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। कैसे देखते हैं आइए। तो मैं एक रफ रफ सा डायग्राम बनाती हूँ न्यूक्लियस का। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है और इसके अंदर मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ। वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, वेट अ, ठीक है, थोड़ा इसका यूज़ कर लेते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं कलर भी चेंज कर लूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या है हमारा, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेट अ मिनट, ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको मैं पीएम लिख दे रही हूँ। उसके बाद जो ये है ना हमारा डबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको मैं एन एम लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या होगा, अब ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर क्या भरा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होगा। भाई सेल में साइटोप्लाज्म होता है, हम पढ़े हैं, हम सब ने पढ़ा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ठीक, अब इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे कि इन दोनों को सेपरेट कर रहा है भाई, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है हमारी ये जो 2 मेम्ब्रेन है। तो इसी की बात पूछ रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कौन सेपरेट कर रहा है, तो ये 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये सेपरेट कर रहा है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे मेरी ड्राइंग को जज मत कीजिएगा। ठीक है, ये बस ऐसे ही रफली मैंने बनाया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, और आपने ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में। बाकी इसका
आंसर जो है वो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब कह रहे हैं कि इसमें कौन सा फीचर ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है absence of nuclear membrane and the nucleus, absence of nuclear membrane। अब कह रहे हैं नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये तो फीचर है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नॉट पूछ रहा है, नॉट। absence ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कह सकते हैं, हाँ सेल ऑर्गेनल्स absent होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। absence ऑफ जेनेटिक मटेरियल, absence ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम। तो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि यहाँ पर हिस्टोन नहीं होता है, absence ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम, तो ये तो फीचर हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, ये भी इसका फीचर हो गया। absence ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सॉरी, absence ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ये भी इसका फीचर होता है क्योंकि इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, केवल राइबोसोम आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा आपको, ना लाइजोसोम मिलेगा आपको, ना माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, या मोस्ट क्या मतलब कह सकते हो कि टोटली, हाँ जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर सीधे सीधे आ रहा है, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा absence ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, ठीक है, होता है, भले प्रॉपर न्यूक्लियस में नहीं हो, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के बिना सेल कैसे डिवाइड करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोटिक सेल। अब आप देखिए इसमें ऑसिलोटोरिया, टीएमवी, ईस्ट और ई कोलाई, इसमें कौन सा ऐसा आपको एग्जाम्पल दिख रहा है जो ना कि प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। तो सिंपली आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ना तो ये प्रोकैरियोटिक है और ना ही ये यूकैरियोटिक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैक्टीरिया, क्लोरेला, माइकोप्लाज्मा एंड नोस्टॉक। तो हमें पता है कि नोस्टॉक भी एग्जाम्पल है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया, इसको तो हम पढ़ते ही हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अगर हमें लेना होता है हम सबसे पहले बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए गौर से तो क्लोरेला जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या फूड। तो फिजिकल बेसिस अगर हम देखें तो फिजिकल बेसिस में हम सीधा सीधा यही बोलेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये इसका फिजिकल बेसिस है, किसका, लाइफ का। फूड, फूड तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हो कम्प्लीटली। न्यूक्लियस, हाँ आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, बट फिजिकल बेसिस कुछ बात जच नहीं रही है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ में थोड़ा सेल के साथ आप जा सकते हो, लेकिन प्रोटोप्लाज्म इसलिए बोला गया
कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म हम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं, ठीक है। तो जित मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म को हम बोल रहे हैं फिजिकल बेसिस, क्योंकि अगर वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, अगर वो मीडियम ही नहीं होगा तो सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसा कि वो कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज फॉर्म्ड बाय। जो साइटो मतलब होता है सेल, है ना। साइटो मतलब ही क्या होगा? सेल से आप समझो। साइटोस्केलेटन ऑफ, अगर यूकैरियोटिक सेल का साइटोस्केलेटन देखा जाए तो उसमें क्या चीज़ होती है? कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। CaCO3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, या प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। तो हम सब पढ़ते हैं, है ना, फ्लैजिला में भी, सीलिया में भी, कि जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो स्केलेटन प्रोवाइड करने में एक, वेट अ मिनट, आप ये कह सकते हो कि एक बैकबोन, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो आप ये कह सकते हो कि साइटोस्केलेटन जो यूकैरियोटिक सेल में बना होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन के छोटे छोटे फिलामेंट्स कंबाइन होके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच एलिमेंट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। हमको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि यूकैरियोटिक सेल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस एलिमेंट्स का होता है, तो आप क्या बोलोगे? आयरन का, फॉस्फोरस का, कैल्शियम का, या फिर सल्फ़र का? तो हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे बिल्कुल कैल्शियम के साथ, क्योंकि कैल्शियम ही इसका नो डाउट राइट आंसर है। तो कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यही होगा, कैल्शियम, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट्स हैं नहीं, सल्फ़र भी है भाई, फॉस्फोरस भी है, आयरन भी है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। तो हमने इसके पहले कई बार डिस्कस कर लिया है कि ये किसका स्टेटमेंट है। ये है रुडोल्फ वर्चो जी का स्टेटमेंट, और उन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला दैट ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। देख लीजिए। और ऑप्शन जो नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्राउन, तो इनको हम किस लिए जानते हैं भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। उन्होंने ये बताया था कि अरे सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जहाँ पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और श्वान और स्लाइडन की बात हमने कर ली, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रुडोल्फ वर्चो होगा। नेक्स्ट आइए, हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? तो हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं अभी इसके पहले भी। स्लाइडन एंड श्वान ने दी थी। तो अब नो डाउट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। स्लाइडन एंड श्वान ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट अब देखना चाहिए, ऑप्शन देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था भाई? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने। ल्यूवेन हुक, इन्होंने भी सेल की डिस्कवरी की थी। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था कॉर्क सेल में, ठीक है। तो वो जो सेल थे वो लिविंग नहीं थे। एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने जो डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल था, ठीक है।
पॉन्ड वाटर में उन्होंने सेल देखा था, तो वो लिविंग सेल थे। तो जब आपसे पूछा जाए कि फ़र्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तब आप बोलोगे लीवेनहुक ने। और फर्स्ट टाइम डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक। मेंडल को हम जानते हैं, इन्होंने जीन्स पे बहुत वर्क किया है और इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। चलिए खैर, ये सब तो एक्स्ट्रा बातें हो गई। बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्लाइड एंड शॉन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने सबसे पहले ये बताया था कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है इसको आज। आज मुझे लगता है कि इसको, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा भाई, रुडोल्फ वर्चो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बेझिझक ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल विच कैन बी सीन विथ नेकेड आई। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, थर्ड ऑप्शन है 10 माइक्रोन या फिर 1000 माइक्रोन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 100 माइक्रोन। थर्ड वाला ऑप्शन, सॉरी सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा 100 माइक्रोन। अगर किसी सेल की साइज़ इतनी है तो उसको हम विदाउट एनी माइक्रोस्कोप नेकेड आई से अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन। जो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल बैक्टीरिया, द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस ये किया था कि देखिए भाई, ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल ऑर्गेनेल होते ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, हमारा सेल ऑर्गेनेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो होगा ही नहीं। यूकैरियोटिक सेल में भाई ये हो सकता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब ऑल बैक्टीरिया, तो अब आप ये समझो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, तो प्रोकैरियोटिक सेल का ही एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया में कैसे मिल सकता है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। भाई प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता है ना, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और अगर न्यूक्लियस होता भी, तब हम फर्स्ट ऑप्शन में हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में हो ही नहीं सकता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एलिमिनेशन मेथड का आप यूज़ करेंगे तो सिंपली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। एंड द आंसर इज़ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उन सब में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो क्या था, हमारा सेल वाले टॉपिक से हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे, स्टार्टिंग के जितने भी हमने क्वेश्चन अभी कर लिए अप्रोक्स हमने, है ना, लगभग टोटल 47 क्वेश्चन किए हैं। टॉपिक क्या था हमारा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमने स्टार्टिंग की थी एनिमल सेल से। एनिमल सेल में हमने फर्स्ट टॉपिक जो लिया था वो लिया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सभी क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। टोटल 47 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, और आपने सेल्फ इवैल्यूएशन भी किया होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। इसके हम आज 3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज। अब हमने ये बोला कि सेल है, ठीक है, लेट मी टेक अनदर कलर।
ये कलर ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सपोज़ ये क्या है, हमारा सेल है, और सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होंगे। अब साइटोप्लाज्म ऐसा तो है नहीं कि ये मूव नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल मूव कर रहे होंगे भाई, है ना। और इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी मूव कर रहा होगा भाई, साइटोप्लाज्म के साथ ही। तो अब ये क्या कहा जा रहा है आपसे कि जो ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, दूसरा है सोल्यूफ्लुक्शन, फिर है जेलीफ्लक्शन, फिर है साइक्लोसिस। तो आप बस इतना याद रखिएगा सिंपली, डिफ्यूजन भाई, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो गैसेस में होती है, गैसेस डिफ्यूज़ कर जाती हैं। ठीक, यहाँ पर मूवमेंट पूछी जा रही है तो सिंपली इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस इज़ द राइट आंसर। तो हमेशा आप याद रखिए कि साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को हमेशा हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस से बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसको आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ फाउंड इन, हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें पता है कि ये क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है भाई। ठीक है, तो ऑल द सेल्स, सभी सेल में प्रेजेंट होगी, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी, हर सेल में होगी बस आरबीसी को छोड़ के, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल आरबीसीज, कह रहे सब सेल में होगी एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आरबीसीज, है ना। सब सेल में होगी बस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगी। अब प्रोकैरियोटिक सेल आरबीसीज क्यों लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल जो आरबीसी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक भी बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारा ऑल द एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। तो ऑल द सेल्स होगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। बैक्टीरियल सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इस यहाँ पे भी नहीं होती है। आरबीसी में होती है लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि ऑल द सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, गोल्जी apparatus तो रहता ही है ना। ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आरबीसीज। तो इस पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आरबीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, स्वैडबर्ग्स यूनिट्स स्टैंड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द, स्वैडबर्ग्स यूनिट जो है हम किसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड एंड राइबोसोम। तो आपको ये पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम मेज़रमेंट जैसी कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड में हम मेज़रमेंट कर सकते हैं लेकिन ये इसका राइट आंसर है नहीं। फैटी एसिड को हम क्यों ही मेज़र करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद हो अगर तो राइबोसोम के हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं ना, 70S एंड 80S। ठीक है, तो ये S क्या है, ये यही यूनिट है, स्वैडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसीलिए हम 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, है ना, राइबोसोम्स, अगर राइबोसोम्स के टाइप हो तो राइबोसोम के 2 टाइप्स हैं, 70S और 80S। तो ये S मतलब क्या है, स्वैडबर्ग्स यूनिट, जिससे हम इसको मेज़र करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं अपने, और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो बस आप अपनी तैयारी फुल ऑन कंटिन्यू रखिए, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल से कनेक्टेड रहिए,
ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कराऊंगी वो सभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाइए और ख़ुद को इवैल्यूएट कर सकिए। यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया जाता है वो बहुत ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS, NVS यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ इसमें जो है UPSC प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने इंक्लूड किया है। तो ये बहुत क्वालिटी कंटेंट है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और मेन चीज़ यहाँ पर ये है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपने एनिमल सेल का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वाला टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है, तो उस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। और उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। दैट मीन्स अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इतने क्वेश्चन से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इतने में हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप सभी के लिए मैं आशा करती हूँ कि बेनिफिशियल रहा होगा। तो बस अपनी तैयारी रखिए और बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए फिर मैं जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत मेहनत करते रहिए। हर हर महादेव।